जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी कच्चा कलवा के ऊपर होने वाली है। आप सभी ने कच्चा कलवा का नाम तो सुना होगा। क्या आपको पता है कच्चा कलवा कब उत्पन्न होता है? जब बच्चा या तो गर्भ के अंदर ही मर जाए या फिर 9 साल की उम्र के पहले पहले वो मर जाए तो इनकी जो बॉडी होती है उसको जलाया नहीं जाता। इनकी बॉडी को किसी नदी में या फिर दफना दिया जाता है। तांत्रिक इनकी बॉडी का कुछ ऐसा भाग लेते हैं या इनसे कुछ वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इनकी बॉडी को दफनाया जाता है वहाँ पे, और फिर कुछ ऐसा काम करते हैं ये जिनसे इनकी आत्मा भटकती है और उन बच्चों की आत्मा से ये वो सब काम करवाते हैं जो इनको चाहिए होता है। तांत्रिक वैसे छोटे मोटे तांत्रिक की बस की बात नहीं है, कोई बड़ा तांत्रिक होता है। इसलिए इस सिद्धि के लिए कई तांत्रिकों की जान भी जा चुकी है, तो इसको बहुत सावधानी के साथ करते हैं। और जो कच्चा कलवा होता है ये छोटे बच्चे के द्वारा किया जाता है, तो इनको मंदिर के अंदर भी कोई बंदेज नहीं है कि ये मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। नादान होते हैं, हरकतें करते हैं बच्चों वाली, है ही बच्चे तो वे सब ठीक है। इस तरह की इनको कोई बंदेज नहीं होती। जब तक इनके ऊपर कोई पूजा या कुछ बड़ी शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता तब तक इनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होती। ये तो हो गई कच्चे कलवे की बात। आज की जो कहानी है वो इतनी भयानक है कच्चे कलवे के ऊपर, जब आप उसको सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। पहले एक बात सुनो, आज 25 दिसंबर है। सबको क्रिसमस याद होगा, पर आप सबको गुरु गोविंद सिंह जी का नाम पता है क्या? मेरा काम था आपको बताना। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की और पूरे परिवार की बलि दे दी गई थी। शायद आज लोग उनको भूल गए हैं। अगर आप सबको इनके बारे में पता है तो आप सब इनके बारे में 2 शब्द कमेंट के अंदर ज़रूर लिखना। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? लिख देना प्लीज़। तो कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं बाहर जाने वाला था। काफ़ी टॉपर था। उसका नाम विवेक है। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसके घर वाले काफ़ी अमीर थे। उनका घर जो था उसके मम्मी पापा और विवेक के चाचा चाची और उनका एक लड़का दिनेश, ये 6 आदमी थे घर के अंदर। बड़ी परिवार था तो एक ही घर के अंदर ही रहा करते थे। विवेक के पापा ने कहा कि काम कर, तेरी जो पढ़ाई है इसको तू बाहर के लिए जाएगा तो ठीक है, एक काम कर 12वीं के बाद तो ड्रॉप आउट हो जाए, थोड़ा दिन के लिए ड्रॉप आउट कर ले, और तेरे पास 1 साल है, उसके अंदर जो भी तू सोचना चाहता है, जो भी तू करना चाहता है उसको कर लेना। विवेक ने कहा ठीक है। साल ख़त्म होने वाला था। विवेक के ऊपर धीरे धीरे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगे, जैसे कि वो बच्चा इतना शांत था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, पर वो हर बात पर गुस्सा करता है। घर वालों की हर बात पर वो चिढ़ता है। कभी कभी तो वो मारपीट भी करने लगता है। उसको ये भी पता नहीं होता कि उससे उम्र में बड़े हैं सामने वाले या नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा खासा परिवार था, पैसे काफ़ी थे इनके पास, कोई दिक्कत नहीं थी पैसों की। तो आपको पता है नज़र लगते टाइम नहीं लगता परिवार को, शायद यही हुआ था इनके साथ। उसका जब इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। उससे आसपास के पड़ोसी मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि यार एक काम करो, मुझे इस लड़के की कोई डॉक्टर की प्रॉब्लम तो लगती नहीं है, मेरे को लगी नहीं रही है। इस बच्चे के ऊपर कहीं कोई टोटका तो नहीं हो रहा? तुम एक काम करो, तांत्रिक से बात करो। तो उसके किसी रिलेटिव के कहने पर वो तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं और तांत्रिक घर के अंदर रहता है। वो कहता है कि मुझे 25-30 दिन यहाँ पर रहना होगा और मैं रोज़ाना यहाँ पर पूजा करूँगा। पूजा के दौरान मैं आप सबको बताऊँगा कि इसको क्या हो रहा है और धीरे धीरे इसकी हालत सुधार सब ठीक हो रहा है, हो जाएगा, मैं ये दावा करता हूँ। ठीक है। काफ़ी बड़ा घर था। तांत्रिक को एक रूम दे दिया गया।
और अच्छे से वो रोज़ाना उठता और पाठ पूजा करता। उसने एक मंदिर ही बना लिया था उसके घर के अंदर बीचों बीच, वो सब करता था। 21 दिन बीत चुके थे, आज 21वां दिन था। तांत्रिक कहता है कि आज पूजा होगी और इस पूजा के लिए किसी एक बच्चे को और एक बड़े बुजुर्ग को जो काफ़ी समझदार हो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। गांव के एक अंकल जी थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो हर चीज़ में, इन चीज़ों में आगे रहा करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा इनके साथ। दरअसल उनको जाना था शमशान घाट की नदी के अंदर, जहाँ पर वो पूजा उनको वहाँ पर नदी के अंदर बहा करानी थी। एक बच्चा था जिसको साथ लेकर जाना चाहते थे। दिनेश वहाँ पर था तो दिनेश को ले जाने की बात करी गई। अब बड़े पापा का लड़का है तो जाएगा सही, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो वो उसने कहा ठीक है चले जाओ। दिनेश ने हाँ कर दी। अब दिनेश उनके साथ जा रहा था। दिनेश बच्चा था, दिनेश को खुद को डर लग रहा था, पर करे क्या, भाई की जान बचानी है, बड़े पापा का लड़का है। तो अब करीब रात के 1:30 बजे उनको शमशान घाट की नदी के पास जाना था। और 1:30 बजे शमशान घाट की नदी के पास जाते हैं और शर्तें ये थी कि पीछे से किसी की भी आवाज़ आए या किसी की भी प्रेजेंस फील हो, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। कोई तुम्हें अपना बुलाने की कोशिश करेगा पर तुम्हें पीछे नहीं देखना। बुजुर्ग आदमी दिनेश के पीछे पीछे चल रहा था और उनको नदी के अंदर वो बहा दिया और पूजा थी वहाँ पर रख दी। उन्होंने कुछ खाने का था जो रख दिया वहाँ पे। वापस मुड़े। अब वापस मुड़ते ही उनकी एक शर्त और थी कि बीच में बोलना बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बात नहीं कर सकते। अब पहले तो बूढ़े अंकल जो थे वो पीछे थे, पर धीरे धीरे पता नहीं कब दिनेश उनके पीछे रह गया। अब अंकल उसको ये भी नहीं कह सकते कि तू आगे आ जा। थोड़ी देर चलते रहे। पता नहीं कब दिनेश को ऐसा लगा कि कोई वो जो पूजा रखी है ना उसको खाने के लिए आ गया। यानी कि उसको लगा कि कोई ना कोई पीछे है, पर उसको पता था कि पीछे नहीं देखना। उसको पता भी नहीं चला कि वो कब पीछे देखा। और जब उसने पीछे देखा तो एक शैडो पीछे उसको दिखाई देती है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। इतना भयानक दिख रहा था वो खुद ही जाने। और वो ये नज़ारा देखकर बेहोश हो जाता है और धड़ाम से गिर जाता है। बूढ़े अंकल समझ गए थे कि ये कोई जो भी पीछे से आवाज़ आई है ये कोई नेगेटिव एनर्जी की नहीं है, बच्चा है शायद पीछे मुड़कर देख लिया होगा, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो पीछे गिर गया होगा। अंकल जी धीरे धीरे पीछे जाते, पीछे मुड़ते नहीं है, सिर्फ पीछे जाते हैं और उनके पैरों के अंदर वो बच्चा गिरा हुआ होता है। वो उसको उठाते हैं और घर पर लेकर आते हैं। जब घर पर लेकर आया गया वो बच्चा, तांत्रिक ने कहा कि हो जाता है, तुम चिंता मत करो। इसको डर वर लग रहा होगा, डर से हो गया हुआ है, अब इसको सुला दो, सब ठीक हो जाएगा। उसको सुला दिया गया। सबको लग रहा था कि हो गया, ठीक हो जाएगा, सुबह तक कोई दिक्कत नहीं है। जब सुबह हुई तो सबसे पहले दिनेश उठता है और दिनेश उठा तो सबको लगा कि सब ठीक है। पर जैसे दिन बीता दिनेश पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। वो जैसे पागल हो गया हो वैसे। करीब दिन के 2:30 बजे दिनेश घर से गायब हो जाता है बिना किसी को बताए। पूरे घर के जो मर्द थे, 2 आदमी थे और पड़ोसी और भी मिलने आ गए थे, वो सब अब दिनेश को ढूंढ रहे थे। इधर विवेक वो घर पे अकेला पड़ा है, उसका ध्यान रखने के लिए उसकी मम्मी, उसकी चाची, ये सब है, उसको ढूंढ रहे थे, चाचा, बड़े पापा सब दिनेश को। जब उसको ढूंढ रहे थे तो वो एक जंगल के अंदर मिलता है और जब जंगल के अंदर मिला तो उसको लेकर आ गया, घर पर लेकर आए। उसको कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो रात आती है जो तांत्रिक के लिए बहुत बुरी रात थी। तांत्रिक अपने रूम में सो रहा था, तभी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके रूम में घूम रहा है और उसको कुछ मंत्र आते थे। उसने मंत्र पढ़े, उसके मंत्रों से कुछ भी नहीं हुआ। कोई शैडो थी जो उसकी चेस्ट पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। उसका दम घुटने वाला था। उसको उसकी आंखों के सामने उसकी मौत दिखाई दे रही थी। वो कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद वो धीरे धीरे टाइम बीता, वो पता नहीं वो सिर्फ स्पिरिट कहाँ गई। और फिर सुबह हुई, सुबह के बाद वो घर से तुरंत वहाँ से निकला। उसने घर वालों से यही कहा
कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी बड़े तांत्रिक को दिखाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। और ये कहकर वो तांत्रिक यहाँ से चला गया। जब वो यहाँ से गया तो उसके साथ अब घर के अंदर जो हालात थे वो काफ़ी बिगड़ने लगे। अब दोनों लड़के, घर का दोनों जो वंश था वो खतरे में था। तभी किसी रिलेटिव ने उनको बताया कि आप एक काम करो, मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, इन सब दिक्कत का निवारण वहीं है, मेरे हिसाब से आपको वहाँ लेकर जाना चाहिए इनको। तो जब वहाँ पर लेकर गए, पंडित जी ने बातचीत करी तो वो वहाँ की प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो गई। दिनेश बिल्कुल ठीक हो गया था वहाँ के बाद। और जो विवेक था उसकी थोड़ी तबीयत अभी ख़राब है, पर 70% ठीक हो चुका है। ये कच्चे कलवे की कहानी थी। कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक कमेंट तो कर ही देना प्लीज़। बाय बाय।